मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, एक ऐसा बंदा जो यूट्यूब को, कंटेंट को, ऑडियंस रिटेंशन को, एंटरटेनमेंट शोज को सबसे ढंग से समझता है। अगर वो बंदा खुद की मीडिया कंपनी बनाए तो वो कंपनी फेल हो ही नहीं सकती, लॉस कर ही नहीं सकती, राइट? वेल, नॉट रियली। 2024 में मिस्टर बीस्ट की मीडिया कंपनी ने लगभग $246 मिलियन कमाए और फिर भी उनका जो लॉस था दैट इज अप्रोक्सीमेटली $18 मिलियन। और उसी कंपनी के अंदर एक और दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जो कंप्लीटली अनरिलेटेड थी, जो चॉकलेट्स बनाती थी। उस कंपनी ने रेवेन्यू करा $251 मिलियन का और पहली बार प्रॉफिटेबल हो गई। 2024 के एंड में बीस्ट इंडस्ट्रीज, मिस्टर बीस्ट की पेरेंट कंपनी ने लगभग $300 मिलियन रेज करे थे और इन्वेस्टर्स ने इसकी वैल्यूएशन लगाई $5 बिलियन। ये एग्जैक्ट नंबर आज से लगभग 3 साल पहले से $50 मिलियन था। सिर्फ एक यूट्यूबर ने 3 सालों में $250 मिलियन का चॉकलेट बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया और वो आज बड़े बड़े जायंट्स जैसे हर्शीज को फोर्स कर रहा है उन्हें सीरियसली लेने के लिए। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि यार ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये चॉकलेट बिजनेस एग्जैक्टली इतना बड़ा बना कैसे और चॉकलेट ही क्यों चूज करा गया। मैन्युफैक्चरिंग से सोर्सिंग तक ये जो लेवल है क्लीन चॉकलेट का, ये पोजीशनिंग कितनी रियल है और कितनी मार्केटिंग है, और मिस्टर बीस्ट का एग्जैक्टली क्या आइडिया होगा ये पोजीशन को लेने का। और एंड में हम लोग बात करेंगे क्या फीस्टेबल सच में हर्शीज जैसे बड़े जाइंट को रिप्लेस कर सकता है, टक्कर दे सकता है, लेकिन बस अभी कुछ महीनों का, सालों का बबल है जो इवेंचुअली क्रैश हो जाएगा और आउट ऑफ ट्रेंड चला जाएगा। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको भी बिजनेस का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Mr. Beast's Feastable Cream Peanut Butter Cup. Mr. Beast original chocolate. Mr. Beast's Feastable chocolate bars, they stand out. Not bad. It's a cookies and cream chocolate bar. So जिसके पहले हम लोग आगे बढ़े, हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार मिस्टर बीस्ट ने चॉकलेट जैसा प्रोडक्ट ही क्यों चूज किया होगा। देखो 2021 में जब मिस्टर बीस्ट ने अपने प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करने का सोचा तब उनके पास लिटरली अनलिमिटेड ऑप्शंस थे। ये वही टाइम था जहां पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने खुद के टी शर्ट ब्रांड्स, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन पाउडर्स, हर एक चीज लॉन्च कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स इसी स्पेस में घुस रहे थे, लेकिन तब भी मिस्टर बीस्ट ने चॉकलेट चूज किया डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका चॉकलेट के अंदर या एफएमसीजी के अंदर कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाकी बिजनेस में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी। टी शर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिपीट परचेज नहीं आता है। जो भी मिस्टर बीस्ट का फैन होगा वो एक बार तो उनसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, एक टाइम का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। और इसी चीज को हम लोग एफएमसीजी में कहते हैं जीरो रिपीट परचेज। मतलब आप बेसिकली अपनी ऑडियंस को एक बार कुछ बेच दोगे, एक बार पैसे कमा लोगे, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कभी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा ठीक है, फिर एनर्जी ड्रिंक्स क्यों नहीं चूज किया? सिंपल सा रीजन ये है कि प्राइम ऑलरेडी मार्केट में आ गया था। केएसआई और लोगन पॉल दोनों ही उस स्पेस को ऑलरेडी कैप्चर कर रहे थे। इसी के साथ कैनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसमें कोल्ड स्टोरेज इन्वॉल्व होता है और काफी सारे मार्केट में रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अगला सवाल यह कि प्रोटीन पाउडर या कोई हेल्दी सप्लीमेंट क्यों नहीं चूज कर लिया? उसका सिंपल सा रीजन ये है, मिस्टर बीस्ट की जो ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऑफ इट लगभग 39% ऑफ द टोटल व्यूअर्स लगभग 13 से 17 की एज में बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी मोस्टली ऑडियंस टीनेजर्स है और 90% ऑफ द टीनेजर्स जिम जाते नहीं है। तो एक बहुत ही बड़े स्केल पे कैटेगरी मिसमैच हो जाता है सीधा सीधा। और यही एक डीपर प्रॉब्लम छुपी हुई थी। ये तीनों ही ऑप्शंस, टी शर्ट, एनर्जी ड्रिंक्स या प्रोटीन पाउडर, इन सभी में कॉमन गलती ये थी कि ये काफी ज्यादा नीश मार्केट था। जितना स्पेसिफिक तुम्हारा प्रोडक्ट होगा एक पर्टिकुलर हेल्थ गोल के लिए, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लिए, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, उतना ही छोटा तुम्हारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि टैम हो जाता है। मतलब अगर वो प्रोटीन पाउडर बेचते तो सिर्फ जिम वाले खरीदते, अगर एनर्जी ड्रिंक बेचते तो सिर्फ हाई कैफीन टॉलरेंट वाले लोग उसे लेते, और कपड़ों में एज आई मेंशन सिर्फ वन टाइम परचेज होता। तो बेसिकली उनको एक ऐसे प्रोडक्ट की नीड थी जिसके साथ हर कोई रिलेट कर पाए, और उसी का आंसर उनको मिला चॉकलेट। और अब तुम अगर सोचो कि यार चॉकलेट क्यों, तो सिंपल सा आंसर ये है, चॉकलेट बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई खाता है और ये मोस्टली एक ऐसी चीज है जिसको खरीदने से पहले लोग 2 बार सोचते नहीं है। यूएस में जब भी लोग वॉलमार्ट में जाते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, उनको सामने $2 की कोई चॉकलेट बाहर दिखती है और वो बिना सोचे समझे उसे उठा लेते हैं। और यही वो एक चीज है जो चॉकलेट को एक रिपीट परचेज बनाती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप एक बार $30 से $50 की टी शर्ट एक कस्टमर को बेच दोगे, लेकिन उसके बाद वो आपको कुछ रेवेन्यू लाके नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके किसी फैन को या सब्सक्राइबर को आपकी चॉकलेट पसंद आ गई तो वो हो सकता है अगले 5 साल तक उसको हर हफ्ते खाए, जिसकी वजह से जो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर कस्टमर से वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ ये इंडस्ट्री भी उनके लिए काफी फेवरेबल थी, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री का टोटल वैल्यूएशन लगभग $120 बिलियन होगा और इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर तक $135 बिलियन होने वाला है। एज आई मेंशन, उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो हर किसी के लिए परफेक्ट हो, और चॉकलेट एग्जैक्टली इसी चीज को पूरा कर रही थी, बिकॉज एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है,
प्लस इसमें कोल्ड चेन या कोल्ड चेन स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिस्टर बीस्ट फीस्टेबल कैसे खड़ी कर पाए अगर उनके पास एफएमसीजी या चॉकलेट इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब ऑनेस्टली उनका सबसे बड़ा मोट ये था कि उनको पता था कि उनको ये सब काम करना नहीं आता है एंड दैट्स व्हाई उन्होंने एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जिसको ये सब करना आता हो। मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि यार उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ खुद देख लेंगे, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने ये गलती नहीं करी। उन्होंने स्टार्टिंग से एक प्रोफेशनल बंदा रखा जो ये सब कुछ मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए, और उन्होंने खुद ने उसी काम पे फोकस किया जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जो है कंटेंट बनाना और उसकी मार्केटिंग करना। सो जुलाई 2021 मिस्टर बीस्ट ने फीस्टेबल इनकॉर्पोरेट करी और उसके बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था एक राइट बंदे को ढूंढना। और सही बंदे की तलाश करते करते उनकी मुलाकात हुई जिम म्यूरे से, जो RX बार के CFO थे और फिर प्रेसिडेंट। RX बार वही प्रोटीन कंपनी है जिसको केलॉग्स ने 2017 में $600 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। म्यूरे को FMCG एग्जीक्यूशन आता था, सप्लाई चेन, रिटेल नेगोशिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजें आती थी और ये सारी एग्जैक्टली वही चीजें थी जो मिस्टर बीस्ट लैक करते थे। मिस्टर बीस्ट को ऑलरेडी पता था कि उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एकदम ऑन पॉइंट हो, ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं आई, और ये पर्सन अपेरेंटली उसे ढंग से समझते थे और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते थे। तो लॉन्च कैसे हुआ? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिंपल था। मिस्टर बीस्ट के पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चैनल्स थे, मिलियंस ऑफ ऑडियंस तक की रीच थी, तो उन्होंने 29 जनवरी 2022 फीस्टेबल को पब्लिकली लॉन्च करा। पहले 3 फ्लेवर्स थे, ओरिजिनल, आलमंड एंड कियोना क्रंच। और लॉन्च के साथ एक चीज और आई जो था गोल्डन टिकट कैंपेन। विली वोंका की तरह बार्स के अंदर गोल्डन टिकट्स छुपे हुए थे और प्राइस के अंदर कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी, उसके अंदर गेमिंग चेयर से लेके इंटरनेशनल ट्रिप्स, $10,000 तक का कैश प्राइज, और इसी के साथ उनकी फ्यूचर यूट्यूब वीडियो में कॉम्पीट करने का चांस था, जहां पे विनर को एक पूरी चॉकलेट फैक्ट्री मिल जाएगी या $500,000 कैश। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 72 आवर्स में 1 मिलियन बार्स बिक गए। पहले हफ्ते में ही $10 मिलियन से ज्यादा की सेल हो गई। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस D2C करते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर, मिस्टर बीस्ट ने ये अप्रोच नहीं ली। उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट करी वॉलमार्ट से, 7-Eleven से और बाकी रिटेल शॉप से, और बाद में जाके वो आए D2C पे और Amazon। और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। जून 2022 में उन्होंने 10 गोल्डन टिकट विनर्स को यूट्यूब वीडियो में बुलाया, जहां पे गॉर्डन रैमसी एज ए केक जज थे। 37 मिलियन व्यूज आ गए सिर्फ 2 दिन में। मिस्टर बीस्ट ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को लिटरली एक यूट्यूब इवेंट बना दिया, और यही वो चीज थी जो कोई ट्रेडिशनल ब्रांड $100 मिलियन की एडवर्टीजमेंट स्पेंड करके भी नहीं कर सकता। अब ये सब तो हो गई लॉन्च की बात है। अब हम बात करते हैं फीस्टेबल का एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है और क्या वो चीज सस्टेनेबल है भी या नहीं। देखो, सरफेस लेवल पे जब हम फीस्टेबल्स को देखते हैं, हमें एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी दिखती है, लेकिन असली में उससे थोड़ी और अलग है। अगर आप इसको एक बिजनेस एंगल से देखोगे तो ये बेसिकली एक अटेंशन कंपनी है जो चॉकलेट बेचती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये चॉकलेट्स एक्जैक्टली मैन्युफैक्चर कैसे होती है। अगर आपको लग रहा है यार मिस्टर बीस्ट तो इतने बड़े यूट्यूबर है, उनकी खुद की इतनी सारी फैक्ट्रीज होगी, तो अपेरेंटली आपसे गलत कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद गेस करो मिस्टर बीस्ट खुद कितना परसेंट मैन्युफैक्चर करते होंगे? 10%, 15%, 20%? आंसर है 0, क्योंकि 100% मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है। बेसिकली आप इसको एक व्हाइट लेबलिंग का धंधा समझ सकते हो, जहां पे प्रोडक्ट कोई और बनाता है और मिस्टर बीस्ट की कंपनी फीस्टेबल्स बस उनको ऑर्डर देती है, उनको रेसिपी बनाती है, लेकिन जो भी प्रोडक्शन है, जो भी फैक्ट्रीज लगती है, वो किसी और की होती है। अब ऑनेस्टली की स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, बस इस टाइप की स्ट्रैटेजीज को हम लोग कहते हैं कैपिटल लाइट स्ट्रैटेजीज, और यही रीजन है क्यों कंपनी 0 से $250 मिलियन तक पहुंच पाई इन जस्ट 3 इयर्स, क्योंकि उनको इनिशियली बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड नहीं करने पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ना ही उनको सालों वेट करना पड़ा फैक्ट्री रेडी होने के लिए। और यहीं पे फीस्टेबल का सबसे स्मार्ट पोजीशनिंग मूव आता है क्लीन चॉकलेट का। देखो, कोको इंडस्ट्री में ग्लोबल एक डार्क रियलिटी है। वेस्ट अफ्रीका में, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा कोको बनता है, लगभग 1.56 मिलियन बच्चे हजार्डस लेबर में काम करते हैं और बहुत सारे फार्मर्स $2 पर डे से भी कम में सरवाइव करते हैं, यानी कि लगभग 200 रुपए एक दिन के। लेकिन बिजनेस एंगल से देखो तो ये सिर्फ एथिक्स नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग मोड भी है। फीस्टेबल्स का जो पिच होता है वो एकदम सिंपल होता है, यार आप हमारी चॉकलेट खरीदो और तुम इनडायरेक्टली एक अफ्रीकन फार्मर को फेयर वेज दिला रहे हो। ये हर्शीज और मार्स जैसे लेगेसी प्लेयर्स के अगेंस्ट एक क्लीन पोजीशनिंग बनाता है, जिनके पास अपना इतना विजिबल और इतना ट्रेसेबल नरेटिव नहीं है। देखो, अब ऑनेस्टली रियलिटी तो ये है, फीस्टेबल खुद अपना कुछ बनाता नहीं है, लेकिन एथिकल सोर्सिंग का क्रेडिट पूरा लेता है। आउटसोर्सिंग हमेशा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं होती है, बल्कि कभी कभी रेपुटेशन की भी होती है, जिसमें अगेन कुछ गलत नहीं है, एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग डायरेक्टली D2C करते हैं, खुद की वेबसाइट्स बनाते हैं, Amazon पे लिस्टिंग करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने ऐसा क्यों चूज करा, क्यों ट्रेडिशनल रिटेल चेन्स पे जाने का उन्होंने सोचा? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, चॉकलेट एक इंपल्स बाय है। कोई भी चॉकलेट को वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करता है, यूजुअली तो ऑर्डर नहीं करता है। लोगों को क्रेविंग होती है और फिर उनके सामने जो भी चॉकलेट पड़ी रहती है वो उसको सिंपली उठा लेते हैं। अगर मिस्टर बीस्ट D2C जाते,
Amazon पे जाते डायरेक्टली तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर पाते जो उनके बहुत बड़े फैंस हैं, जो 3 दिन वेट करेंगे एक चॉकलेट को खाने के लिए। जो नॉर्मल जनता है जो मिस्टर बीस्ट को जानती है लेकिन उतना ज्यादा आइडियलाइज नहीं करती, वो सिंपली 2-3 दिन वेट नहीं करते, उनके सामने जो चॉकलेट पड़ी रहती हर्शीज की, मार्स की, उसको सिंपली उठा के खा लेते। और ये चीज मिस्टर बीस्ट के मैनेजमेंट को ढंग से पता थी, इसलिए उन्होंने ये गलती नहीं करी और सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया रिटेल चेन्स जैसे 7-Eleven और वॉलमार्ट। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये आता है, अगर उनका ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है, इतना अच्छे से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो उनका मीडिया बिजनेस एक्जैक्टली लॉसेस में क्यों है? तो अगेन इसका आंसर रिलेटिवली सिंपल है। अगर आपने भी उनके वीडियोस देखा होगा तो आपको पता ही होगा उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफी हाई होता है। हंड्रेड्स ऑफ कैमरास यूज होते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, इसलिए एक वीडियो को बनाने की कॉस्ट लगभग 5 से 7 मिलियन डॉलर्स तक भी चली जाती है। एंड इन कंपैरिजन जो उनको एडसेंस से रेवेन्यू मिलता है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि उनकी फीस्टेबल कंपनीज प्रॉफिट में है क्योंकि उनकी जो मीडिया कंपनी है वो सारे लॉसेस अभी के लिए एब्जॉर्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में ऐसा क्या दिखा जिसके लिए उन्होंने इस कंपनी को 5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन दे दी? उनका कॉम्पिटिटिव मोड है क्या? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई एक ऐसा बड़ा फेस नहीं है जो बहुत ज्यादा मिस्टर बीस्ट जैसा फेमस हो। और ऑनेस्टली मिस्टर बीस्ट का सबसे बड़ा मोड यही है कि उनके चॉकलेट को सब जानते हैं। 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन वो लिटरली टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट करता है। और ऐसा नहीं है कि जो फीस्टेबल्स है वो लोग सिर्फ चॉकलेट पे रुक जाएंगे। अगर आप डेटा देखोगे तो जुलाई 2024 में मिस्टर बीस्ट ने मूस टॉयज के साथ पार्टनरशिप करी और मिस्टर बीस्ट लैब्स नाम का एक नया कलेक्टेबल ऑक्शन फिगर लाइन ही लॉन्च कर दिया, जिसमें बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं जो मेजॉरिटी सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं। अगेन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, जैसे हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया, मिस्टर बीस्ट की लगभग 40% ऑडियंस लेस देन 18 एज की है। और इसी डेटा को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें अगला कुछ लॉन्च करना है, एक्सपैंड करना है, तो अगेन हमें इसी सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए। इसलिए उनका नेक्स्ट टारगेट है टॉय इंडस्ट्री। तो नेचुरली अब ये सारी चीजें सुन के ऐसा लगता है यार मिस्टर बीस्ट का बिजनेस तो परफेक्ट है, रोज उनको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, इवेंचुअली हर कोई हर्शीज छोड़ देगा और एक बेटर ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर है नहीं। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है जो इन्वेस्टर्स भी जानते हैं, वो ये है कि पूरा बिजनेस मिस्टर बीस्ट और उनके यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट है। अगर कल को मार्केट में ऐसा होता है कि मिस्टर बीस्ट आउट ऑफ ट्रेंड चले जाते हैं तो ये जो पूरा ब्रांड है, पूरा वैल्यूएशन है, ये एक बबल की तरफ फट जाएगा। और ये चीज मार्केट में ऑलरेडी पहले हो चुकी है। अगर आप प्राइम की केस स्टडी देखोगे तो इनिशियल ईयर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू किया, लेकिन अब उनका रेवेन्यू लिटरली 50% से ज्यादा गिर चुका है। अब ऑनेस्टली दूसरी तरफ रियलिटी तो ये है, आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी बार उसको परचेज नहीं करेगा। अगर कस्टमर को शेल्फ पे हर्शीज के साथ साथ फीस्टेबल दिख जाती है इन मोर और लेस द सेम प्राइस, तो कस्टमर एक बार उसको खा के देख लेगा। लेकिन अगर उसको फीस्टेबल का टेस्ट नहीं जमा तो भले वो कितना भी बड़ा फैन हो मिस्टर बीस्ट का, तो एट द एंड ऑफ द डे वो वापस हर्शीज ही खरीदेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल मार्केटिंग का सिर्फ एक काम होता है, कस्टमर को पहली बार अपना प्रोडक्ट ट्राई करवाना, जिसमें मिस्टर बीस्ट की कंपनी फीस्टेबल्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन वो लोग कस्टमर को क्या ढंग से रिटेन कर पाएंगे, क्या कस्टमर को सच में फीस्टेबल अच्छा लग रहा है, ये तो टाइम ही हमें बताएगा। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपने फीस्टेबल ट्राई किया है और अगर ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा। दिस इज योर होस्ट अर्पेश शर्मा। अगर आपको ऐसे बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का डीप एनालिसिस कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एज आई मेंशन्ड आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। इसी के साथ अगर आपको जानना है कि शार्क टैंक का बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, शार्क्स की असली रियलिटी क्या है, उनकी कंपनीज कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में, तो आप जाके ये सीरीज देख सकते हैं।